हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के एक टॉपिक पे जिसका नाम है इक्वालिटी। वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, घर पे बात करते हैं, फैमिली में बात करते हैं, वर्क प्लेस पे बात करते हैं और भी कई सोशल स्फीयर्स में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है। ये हम सबको फेमिलियर तो है ही है, बट एट द सेम टाइम ये हम सबसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इक्वालिटी का रियल मीनिंग क्या होता है। तभी हम जब इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं या फिर इक्वालिटी की डिमांड करते हैं, तो तभी हम उसका रियल मीनिंग समझ पाएंगे और रियली में हम उसकी डिमांड कर पाएंगे। अगर हम उस चीज़ का रियल मीनिंग ही ना जानते हों और कंटिन्यूसली हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हों, तो वो जस्टिफाइड नहीं माना जाता। और इसीलिए हमें इक्वालिटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉलिटिकल थियोरी जो है वो हमें ये एडवांटेज देता है कि हम उस चीज़ के बारे में जान सकें, उस चीज़ के बारे में पढ़ सकें जिसको हम हमेशा से डिमांड करते आए हैं, जिसको हम हमेशा से अपनी लाइफ में चाहते हैं और जो एक फंडामेंटल राइट भी है। फंडामेंटल राइट होना इसको अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट या बहुत ही बड़ी नेसेसिटी बना देता है कि हम इसके बारे में और ज़्यादा जानें। क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है, तो हम जब इसके लिए डिमांड करते हैं या जब हम किसी रिट को लगाते हैं फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, तो हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बोलें कि हम इक्वालिटी डिमांड कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। इक्वालिटी का रियल मीनिंग क्या है वो भी हमारे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम क्या मांग रहे हैं। जब हम इक्वालिटी मांग रहे हैं तो हम क्या डिमांड कर रहे हैं। हम बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट में इक्वल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। इक्वालिटी का मीनिंग अगर हम डिस्कस करना चाहें या समझना चाहें तो इक्वालिटी का बेसिक मीनिंग जो होता है वो होता है ट्रीटिंग ईच इंडिविजुअल इक्वली। हर किसी को इक्वली ट्रीट करना इज इक्वालिटी। बट हमेशा हमने देखा है कि इक्वल ट्रीटमेंट इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है मेरे जैसा जो चलने फिरने में ठीक है, जिसके हाथ पैर ठीक हैं, जो काम कर सकता है, और एक इंडिविजुअल है जो स्पेशली एबल्ड है। क्या उसकी और मेरी अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम होनी चाहिए? क्या उसके और मेरे राइट्स भी सेम होने चाहिए? या फिर जो स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल है उसको हमें कुछ ज़्यादा राइट्स देने की ज़रूरत है? ऑलवेज हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि इक्वालिटी का रियल मीनिंग क्या है। ऑल्दो ये चीज़ अगर हम एनसीईआरटी की तरफ से देखें कि एनसीईआरटी ने कैसे डिफाइन किया है इक्वालिटी को, तो हम देखेंगे कि एनसीईआरटी बहुत क्लियरली ये बताता है कि ट्रीटिंग ईच इंडिविजुअल इक्वली एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एन इंडिविजुअल इज इक्वालिटी। तो अगर हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो इक्वालिटी का एक बहुत ही बेसिक सा मतलब है कि हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2 इज हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। यही दो प्राइम बेसिस माने गए हैं। पहला, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, और दूसरा, हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। अब यहाँ जब मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ तो इससे मेरा क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि जिसने एमबीबीएस नहीं किया उसको भी हम डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी दे दें, या जिसने बीएड नहीं किया उसको भी कहें कि आप स्कूल जा करके पढ़ाइए? नहीं, ऐसा नहीं है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब। एनसीईआरटी पूरे तरीके से इस चीज़ को क्लैरिफाई करती है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का एक ही मतलब है कि हर इंडिविजुअल को अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे अगर मैं बीएड में एडमिशन लेना चाहती हूँ तो बीइंग
फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी मुझे भी ये एडवांटेज मिलना चाहिए कि मैं जा कर के एडमिशन ले सकूं बीएड के कॉलेज में। बट एट द सेम टाइम अगर कोई डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करता है या पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को भी बिलोंग करता है, तो उसको भी इक्वल राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मेल है तो उसको हम कह दें नहीं आप बीएड में एडमिशन नहीं लोगे क्योंकि टीचिंग जो है वो फीमेल्स का ही एरिया ऑफ वर्क है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं मेल टीचर्स भी हैं आज के टाइम, तो हम मेल नर्सेस को भी देख रहे हैं। सो जेंडर बाइफर्केशन ऑक्यूपेशंस में जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के टोटली अगेंस्ट है और उसे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है हर इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रेस का हो, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो खुद को डेवलप कर सके। और इस चीज़ को इंश्योर करता है आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट है। सो फंडामेंटल राइट में ये चीज़ क्लियरली कही गई है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। सो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सब जो है वो इक्वालिटी की बात करते हैं। कोई अनटचेबिलिटी हटाने की बात करता है, कोई इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, कोई इक्वालिटी ऑफ रिलीजन कास्ट क्रीड की बात करता है, और कोई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। कहीं ना कहीं घूम फिर कर जो बात आती है वो यही आती है कि हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए कि वो अपने टैलेंट को, अपनी कैपेबिलिटीज को और अपने स्किल को डेवलप कर सके। अब ये तो बात हुई इक्वालिटी की। अक्सर हम देखते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी की जगह हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इक्वालिटी से ज़्यादा पॉपुलर हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। सो ये इनइक्वालिटी है क्या और ये कितने टाइप्स की है? इनइक्वालिटी का बहुत ही सीधा सा मतलब है कि जहां पर किसी भी इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट ना किया जा रहा हो या इक्वल अपॉर्चुनिटी ना दी जा रही हो अपने स्किल्स और टैलेंट को डेवलप करने के लिए, वो एक इनइक्वालिटी की स्टेट है। सो इनइक्वालिटी की स्टेट क्या है कि एक इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा सोसाइटी में, एंड सेकेंड कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो खुद को डेवलप कर सके। दोनों ही केसेस में इंडिविजुअल खुद को डेवलप नहीं कर पाएगा और वो अनइक्वल ट्रीटमेंट से जो है वो सफ़र करेगा विद इन द सोसाइटी। लेकिन एनसीईआरटी और बाकी सोशल स्फीयर में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट दो टाइप की इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं। सो जो फर्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है वो है नेचुरल इनइक्वालिटी, और जो सेकेंड टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है वो है सोशल इनइक्वालिटी। नाम ही बहुत हद तक क्लियर कर देते हैं कि इनका मतलब क्या है, बट चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब है जो हमारे बर्थ से ही इनइक्वालिटीज चली आ रही हैं, जैसे कि मैं एक फीमेल हूँ और मेरे ऑपोजिट जेंडर में जो है वो मेल होगा या ट्रांसजेंडर होगा। सो हमारे बीच में ये जेंडर डिफरेंसेस जो हैं या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं मेल और फीमेल के, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी हैं जो सोसाइटी ने इसमें क्रिएट किए हैं, जैसे कि फीमेल्स घर का काम ही कर सकती हैं, मेल्स जो हैं वो बाहर का काम ही कर सकते हैं। अगर किसी दिन बेटा किचन में मिल जाए तो मम्मी जी को बहुत प्रॉब्लम होती है, बट अगर किसी दिन बहू किचन में मिल जाए तो बहुत नॉर्मल सी बात मानी जाती है। सो यही है सोसाइटी की क्रिएटेड इनइक्वालिटी। सो नेचुरल इनइक्वालिटी भगवान ने नहीं कहा कि फीमेल्स जो हैं वो हमेशा किचन में रहेंगी। गॉड ने सिर्फ डिफरेंस क्रिएट किया बॉडीली स्ट्रक्चर में और हॉर्मोन्स में, बट कहीं भी ये नहीं कहा कि सोसाइटी में भी इस चीज़ के डिफरेंसेस आने चाहिए या एडुकेशन स्फीयर में भी जो है इसके डिफरेंसेस आने चाहिए कि मेल ज़्यादा पढ़ेंगे, फीमेल्स कम पढ़ेंगी या सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये सब सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई इनइक्वालिटीज़ हैं। सो नेचुरल इनइक्वालिटी जो बाय बर्थ होती हैं, सोशल इनइक्वालिटी जो सोसाइटी क्रिएट करती है। नेचुरल इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो वो रिवर्सिबल नहीं होती, ठीक है। आई कैन नॉट बिकम अ मेल, आई हैव टू टेक अ सर्जरी फॉर दैट,
तो वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, सो इट इज इरिवर्सिबल। बट सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो रिवर्सिबल होती हैं। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, जैसे जैसे सोसाइटी की नॉलेज बढ़ती है, तो वो इन इनइक्वालिटीज से बाहर आते हैं। और जैसे जैसे वो ग्रुप जिसके साथ इनइक्वालिटी हो रही होती है वो और ज़्यादा अवेयर होता है, वो फाइट करता है अपने राइट्स के लिए, तो उसकी जो है इनइक्वालिटी से इक्वालिटी रिस्टोर हो जाती है। तो सोशल इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्सिबल होती है, वो चेंज की जा सकती है, वाइल नेचुरल इनइक्वालिटी जो है वो इरिवर्सिबल होती है। सो यही पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इक्वालिटी का बेसिक मतलब क्या है, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि सबको अपने स्किल्स कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा दो टाइप की इनइक्वालिटीज, नेचुरल और सोशल। नेचुरल जो गॉड ने क्रिएट की है बाय बर्थ और वो इरिवर्सिबल होती हैं। सोशल जो सोसाइटी क्रिएट करती है और वो रिवर्सिबल होती हैं। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी का मतलब है टाइप्स ऑफ इक्वालिटी बेसिकली। सो 3 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी होती हैं, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों में लिखा होगा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। सो ये भी बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। 3 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, और तीनों ही जो हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो हर किसी को इक्वल सिटीजनशिप राइट्स देना, सबके पास राइट टू वोट होना चाहिए, सब इक्वल सिटीजन्स होने चाहिए ऑफ अ कंट्री, तो वो पॉलिटिकल इक्वालिटी है। नेक्स्ट इज सोशल। सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, यानी विमेन है तो उनको मिसट्रीट किया जा रहा है, या मेल्स हैं तो उनको मिसट्रीट किया जा रहा है, या ट्रांसजेंडर जो है उनको मिसट्रीट किया जा रहा है, या फिर किसी और कास्ट को बिलोंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो उन्हें मिसट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशली सबको इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो मिलना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो है वो प्योरली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए, तभी वो माना जाएगा एज इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब 2 पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट हैं विद इन पॉलिटिकल साइंस जो अपनी राय देते हैं, अपने व्यू रखते हैं इक्वालिटी के बारे में। पहला ग्रुप जो है वो है मार्क्सिस्ट ग्रुप। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्क्सिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कम्युनिज्म की बात करती है, जो सोशलिज्म की बात करती है, तो वो इक्वालिटी को लेकर के भी वही बात कहते हैं कि इक्वालिटी तब आएगी जब लेबर और प्रोड्यूसर दोनों ही इक्वल लेवल पर आएंगे, जब स्टेट ओनरशिप होगी और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की ओनरशिप नहीं होगी, जब प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। और लिबरलिस्ट जो हैं ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि जब फ्री मार्केट ऑपरेट करेगी, जब स्टेट ओनरशिप नहीं होगी, प्राइवेट होल्डर्स के हाथ में होगा, मान लीजिए स्टॉक मार्केट जब ये डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए या गोल्ड के प्राइसेस क्या होने चाहिए, उस टाइम जो है रियल इक्वालिटी फ्लरिश करेगी। सो स्टेट ओनरशिप जो है वो इक्वालिटी नहीं ला सकती अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, और स्टेट ओनरशिप इक्वालिटी ला सकती है दैट इज प्योरली अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट। सो ये दोनों ही व्यू पॉइंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इन पे इंडिविजुअली भी मैं एक एक वीडियो बनाने वाली हूँ, सो आप उन्हें भी देख लें ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए इसके ऊपर। बट ये बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प चीज़ है जिसके बारे में ये इक्वालिटी को डिफाइन करते हैं। सो आप लेकिन इसको अलग से कोट करके भी लिख सकते हैं जिससे आपका आंसर और भी एनहांस हो जाएगा। ओके, सो अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे ऑफ द चैप्टर विच इज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या फिर एफर्मेटिव एक्शन। नाम थोड़ा सा टफ है, एफर्मेटिव एक्शन। राजीव भार्गवा एंड अशोक आचार्य जो हैं बहुत नामी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एंड अशोक आचार्य तो ही इज़ अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बाय लक आई हैव गॉट अ चांस टू स्टडी फ्रॉम हिम। सो या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या एफर्मेटिव एक्शन दोनों एक ही बात कर रहे हैं और दोनों ही टर्म्स का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और एफर्मेटिव एक्शन का एक सिंपल एग्जाम्पल देते हुए समझाती हूँ। रिजर्वेशन, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को हम सब गलत कहते हैं, बट अगेन एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि हम रेसिंग कंपटीशन का पार्ट हैं,
और मान लीजिए मैं भाग रही हूँ और मेरे साथ एक फिजिकली हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल जो है, जिसकी मान लीजिए एक लेग नहीं है या फिर एक लेग से वो डिसएडवांटेज्ड है, सो वो मेरे साथ रन कर रहा है। अगर हम ये बोलें कि एक सिंगल स्ट्रेच ऑफ लाइन है जिसके पीछे से हम दोनों भागने वाले हैं, सो क्या ये उसके लिए जस्टिफाइड होगा? या फिर ये कहा जाए कि वो जो हैं वो 2 किलोमीटर और आगे से भाग लेंगे और मैं 2 किलोमीटर पीछे से, तो मे भी ये जस्टिफाइड माना जाए, क्योंकि उनकी कंडीशन को देखते हुए हमें उन्हें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। सो इक्वालिटी का रियल मीनिंग सबको इक्वली ट्रीट करना नहीं होता, बल्कि अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना होता है। अगर हम एक 5th क्लास के बच्चे को 11th क्लास के बच्चे के साथ बैठा दें और हम वही क्वेश्चंस पूछें, तो क्या 5th क्लास का बच्चा आंसर दे पाएगा? यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि जो अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ही ट्रीट किया जाए, ना कि उनको उस पाथ पर ला करके इक्वली ट्रीट करने की कोशिश की जाए। सो कहीं ना कहीं इक्वालिटी ये भी बात करता है कि जो अनइक्वल्स हैं उन्हें अनइक्वल ही रहने दो और उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएं, जैसे कि रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, तो इसलिए रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया था। ऑल्दो आज ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक चैलेंजिंग है और चैलेंज करना भी चाहिए हमें विद टाइम, जब चीज़ें चेंज होती हैं तो। बट इनिशियली जब इसको 1990 में लाया गया था बाय बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, तो तब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो यही था कि एफर्मेटिव एक्शन जो है वो नीड ऑफ द आवर है। सो यहाँ पर हम एक्चुअली इक्वालिटी का मीनिंग समझते हैं कि अनइक्वली जो है ट्रीट करना कभी कभी इक्वालिटी लाना ही होता है। सो इस पूरी वीडियो में हमने जो पढ़ा वो था इक्वालिटी का मीनिंग, कि सबको इक्वली ट्रीट करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, स्किल्स, कैपेबिलिटीज, टैलेंट्स को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी देना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी का टाइप, नेचुरल एंड सोशल। नेचुरल जो गॉड के द्वारा क्रिएट की जाती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं, सोशल जो सोसाइटी क्रिएट करती है और हम उसे कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म के बारे में, कि उनके क्या व्यूज हैं, कि मार्क्स ये कहते हैं कि स्टेट ओनरशिप जो है उसी से इक्वालिटी आ सकती है, और लिबरलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मार्केट रन सोसाइटी में ही जो है इक्वालिटी आ सकती है। उससे पहले हमने पढ़े थे डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। पॉलिटिकल जिसमें हमने कहा कि इक्वल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए सबको, तभी इक्वालिटी आएगी। सोशल जिसमें हमने कहा कि सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तभी इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। और इकोनॉमिक जिसमें हम ये बात हमने करी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो सबको बराबर की मिलनी चाहिए। लास्ट हमने पढ़ा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या एफर्मेटिव एक्शन। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जिसने ये कहा कि डिफरेंटली या अनइक्वली ट्रीट करना ही कभी कभी इक्वालिटी का पार्ट बनते हैं, और ये राजीव भार्गवा एंड अशोक आचार्य की बुक में जो है कैटेगोरिकली ये मेंशन्ड है। सो अब मैं आपको इसके रिटन नोट्स एक बारी रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपके लिए नोट मेकिंग भी आसान हो जाए। ओके, सो सबसे पहले इक्वालिटी, उसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट देना केसेस ऑफ स्किल्स और टैलेंट्स में, ताकि हर कोई अपना एम्बिशन परस्यू कर सके। नेचुरल एंड सोशल, टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, बर्थ से होती है, बाय सोसाइटी होती है, इरिवर्सिबल होती है, और सोशल जो है वो रिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, पॉलिटिकल जो इक्वल सिटीजनशिप की बात करती है, सोशल जो इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात करती है, और इकोनॉमिक जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मार्क्स के बारे में, कि मार्क्स ने किस तरीके से बात की कि लेबर और प्रोड्यूसर जो हैं जब वो एक साथ होंगे तभी जो है सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सकती है और इक्वालिटी आ सकती है। और लिबरलिस्ट ने कैसे कहा था कि अगर मार्केट फंक्शन करेगी तभी जो है हम इक्वालिटी की उम्मीद कर सकते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या एफर्मेटिव एक्शन, जिसने बात की थी कि अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए, और ये राजीव भार्गवा और अशोक आचार्य की बुक में कैटेगोरिकली मेंशन्ड है।
वेलकम बैक गाइस। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा ये चैप्टर और बहुत आसान भी लगा होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा दिया है और साथ ही साथ मैंने आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इन एनी केस अप्रोच कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर, और यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करिए, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। So if you like the video, please encourage me by liking it, and if you really like it, then please comment it. एंड देन फाइनल जो बात है वो आपको पता ही है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने की। सो इफ़ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, उसे बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो वो चीज़ आप करिए। सो आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। टिल देन, stay safe, stay good. God bless you all. Thank you.